हेलो गाइस। तो पढ़ लिया होगा आप सभी ने। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं यार, मैं हूँ तो सही। तो सेकंड टॉपिक जो हमने कल एक पहला टॉपिक पढ़ा था यूनिट, आज हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे। इसमें है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता क्या है, फिर सारे पर्सपेक्टिव्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और कल की तरह नोट्स आपको मिल जाएंगे और वीडियो ये रहा आपके सामने, और पीछे भी ये चल रहा होगा टेक्स्ट। ठीक है, तो आप समझने के लिए बेटर रहेगा। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जैसे बायोलॉजिकल, कल्चरल, साइकोडायनेमिक और ठीक है बिहेवियरल, इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होते क्या हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स in psychology refers to the frameworks or lenses through which psychologists analyze and interpret human behavior, thought and emotions। ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ ऐसे नज़रिए हैं जिनकी मदद से जो साइकोलॉजिस्ट और हम लोग बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं, बेटर एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जो हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी कि इमोशनल सफरिंग्स हैं, उन सब को समझने के लिए ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक फाउंडेशन तैयार करते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एज, हाँ तो ये बहुत सारे यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल, फैमिलियल, कॉग्निटिव, साइकोडायनेमिक, कल्चरल एंड बिहेवियरल। ये सब हम पढ़ेंगे, सिलेबस में इतना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेल्व डीपर इनटू द बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड वेलबींग। तो साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक इंसान की, जो ह्यूमन की बायोलॉजी है, वो साइकोलॉजिकल वेलबींग से कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे ये इफ़ेक्ट करती है। जेनेटिक, इसमें आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक फैक्टर प्ले ए पिवटल रोल। जो जेनेटिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, विथ सर्टेन जीन्स एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। और कुछ जीन्स हैं और ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, उसकी वजह से भी क्या होती हैं, इमोशनल सफरिंग बढ़ती हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल्स भी हम सबके देखेंगे, लिखना ज़रूरी है, अगर 15 मार्क्स में आता है तो एग्जांपल मस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएशन इन द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन आर लाइकली टू वल्नरेबिलिटी, जो भी है मैं लिख लेता हूँ पीछे। ठीक है, वल्नरेबिलिटी टू डिप्रेशन। अगर किसी आदमी के सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि उसको डिप्रेशन होगा। ठीक है, अब समझा हमने कि बायोलॉजी कैसे एक वेलबींग में इफेक्ट डाल रही है। एडिशनली एबनॉर्मेलिटीज़ इन ब्रेन स्ट्रक्चर, और ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी भी आ जाता है। एक तो जीन हो गया और दूसरा हो गया ब्रेन स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी, पर्टिकुलरली इन रीजन्स लाइक एन एमिगडाला एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर इन ब्रेन के दो रीज़न हैं, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे सोचने, समझने और टास्क करने की, इमोशन को हैंडल करने की, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अगर इनमें कुछ स्ट्रक्चर ख़राब है हमारा, तो फिर जो हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो ख़राब होगा। ठीक है, कैन कंट्रीब्यूट टू इमोशनल डिसरेगुलेशन एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन। अगर एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ स्ट्रक्चर इम्पेयर्ड हो चुके हैं हमारे, तो हमारे क्या होगा, कॉग्निटिव फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी, सोचने समझने की, और इमोशन हमारे रेगुलेट नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये समझा कि जो इमोशंस बायोलॉजी है वो कैसे हमारे वेलबींग को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी में आके आता है न्यूरोट्रांसमीटर, द केमिकल मैसेंजर इन ब्रेन। हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग सेंसेशन देते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन मूड रेगुलेशन। फॉर इंस्टेंट लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन इंक्रीज एसोसिएटेड विद कंडीशन लाइक डिप्रेशन। अगर सेरोटोनिन नामक का न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में कम हो जाए तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फैमिलियल पर्सपेक्टिव।
फैमिलियल पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली डायनेमिक्स। जो फैमिली का डायनेमिक्स है ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है ये और डिस्ट्रेस है, मतलब इससे कैसे जो हमारे मानसिक विकार आते हैं वो कैसे इससे कनेक्टेड हैं। फैमिली डायनेमिक्स, रिलेशनशिप एंड एनवायरमेंटल। जो फैमिलियल पर्सपेक्टिव है इसके अंदर आएगा फैमिली डायनेमिक्स और हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे सारे रिलेशनशिप्स इंटरपर्सनल और पर्सनल सारे ही, और इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी, ये किस तरीके से हमारे को इफ़ेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली। फैमिली सिस्टम्स, कम्युनिकेशन पैटर्न और पेरेंटिंग स्टाइल, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज आर इंटीग्रल to understand how individuals develop coping mechanism and maladaptive behaviors। अब देखो कोई भी इंसान किस तरीके से अपने कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप करता है और उसकी जो ख़राब सोच है वो कैसे बनती है, वो बनती है उसके फैमिली सिस्टम से, उसके घर में कैसा माहौल है, कैसे उससे बात की जाती है, कैसे और लोगों से बात की जाती है, कैसे उस बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके से हुई है, और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, उस जिस कल्चर में वो रह रहा है वो कैसा है, इन सब चीज़ों से उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो डेवलप होता है और मालएडेप्टिव बिहेवियर्स बनते हैं, यानी कि जो ख़राब बिहेवियर्स होते हैं। अगर पॉजिटिव फैमिली इन्वायरमेंट होगा तो बच्चा रेजिलिएंट बनेगा, यानी कि बेटर कोप कर पाएगा, सिचुएशन से डील बेटर कर पाएगा। वाइल डिसफंक्शनल डायनेमिक्स में कंट्रीब्यूट टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अगर फैमिली डायनेमिक्स सही नहीं होंगे तो वो बच्चा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव में आ सकता है। फॉर इंस्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल, हाँ तो इसमें एक एग्जांपल देखिए, फैमिलियल सिस्टम एग्जांपल में हम लेंगे। फैमिलियल में एक टीनेजर है, वो सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगा है। अब उसने ये कहाँ से सीखा, माइट भी ये कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ फैमिली डिसफंक्शनिंग। अगर उसकी फैमिली में कुछ डिसफंक्शनिंग हो रही थी फैमिली डायनेमिक्स में, तो उसने क्या करना शुरू करा, सब्सटेंस अब्यूज़। जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ में उसने दारू, चरस, भांग और गुटखा खाना शुरू कर दिया। अब हो सकता है उसका, या फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। हो सकता है उसके घर में उसके माता पिता उसको पेरेंटिंग बढ़िया नहीं कर रहे होंगे, उसको बोल होंगे या तो किसी काम का नहीं हिलाना फलाना, घर से निकल ये वो सो। तो उसने अपना कोपिंग मैकेनिज्म इस ख़राब इन्वायरमेंट की वजह से क्या करा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जिससे ये पता चलता है, हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली डायनेमिक्स। इससे हमें पता चलता है कि फैमिली डायनेमिक्स और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तीसरा आ गया कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव का मतलब होता है सोचने समझने वाली जो प्रोसेस है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव डेल्व इनटू इंटरेक्शन वर्ड ऑफ कॉग्निशन एंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल है। ये कैसे जो कॉग्निटिव हमारी सोचने समझने, चीज़ों को परखने की जो क्षमता है वो हमारी कैसे, यही क्षमता हमारी मानसिक विकार पैदा करती है, कैसे इसको हम देखते हैं। ये वाला जो पर्सपेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व हाउ इंडिविजुअल परसीव, इंटरेक्ट एंड मेक सेंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि हमने कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं मेनली क्या हैं, किसी भी सिचुएशन को परसीव करना। हम किसी भी सिचुएशन में फंस चुके हैं तो हम उसे परसीव कैसे कर रहे हैं, और इंटरप्रेट मतलब उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, क्या डिराइव कर रहे हैं उससे, मतलब अपने शब्दों में कैसे उसको बयां कर रहे हैं। एंड द मेक सेंस ऑफ अदर, और सेंस कैसे बना रहे हैं उन चीज़ों का। क्या होता है, हमारा दिमाग हर चीज़ का सेंस ढूंढने में लगा रहता है, तो हमारा दिमाग किस तरीके से सेंस बना रहा है, अगर ये चीज़ें ख़राब होंगी तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ख़राब होगा, मेंटल हेल्थ होगी वो भी अफेक्ट होगी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, अब इसमें है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, इरेशनल बिलीव्स एंड नेगेटिव थॉट्स पैटर्न कंट्रीब्यूट टू द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब होता है इरेलीवेंट, जो हम सिचुएशंस को थिंक करते हैं, एक ऐसा थिंकिंग पैटर्न जो कि बहुत इरेलीवेंट होता है। मान लो हम क्या करते हैं, आइदर और में सोचना शुरू कर देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं, कुछ भी फालतू के, मतलब उसमें कोई सेंस नहीं होगा बात में, ऐसे हम थिंकिंग शुरू कर देते हैं कि यार इस वजह से है, जबकि उसका कोई बेसिस नहीं होता है। और इरेशनल बिलीव्स, कुछ ऐसे बिलीव्स हमारे अंदर अगर हों जो कि इरेशनल है, यानी कि तर्कशील हैं, मतलब उनमें कोई तर्क बैठता नहीं है, तो ये भी हमारी मालएडेप्टिव यानी कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न तो है ही।
अब इसमें हम जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये इसमें यूज़ की जाती है इससे कोप करने के लिए। CBT help individual to recognize and challenge the distorted thoughts and foster more adaptive beliefs and coping strategies। कुछ बार ऐसा होता है कि लोग अपनी ऐसी थॉट प्रोसेस, यानी कि ऐसी, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस थी जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसमें एक थॉट ऐसा हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते यार लाइफ में, हम थक गए, हार गए हैं, तो यहाँ पे CBT काम आएगी। जब आप ज़िंदगी से मोह भंग हो गया तो CBT आपको बताएगी कि इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज फॉस्टरिंग मोर अडेप्टिव। CBT की मदद से आप फॉस्टर कर पाएंगे मोर अडेप्टिव बिलीव्स एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, सीधे से, ज़्यादा खींचते नहीं है। ए पर्सन विद डिप्रेशन में इंगेज इन ऑल और नथिंग मेकिंग थिंकिंग। एक पर्सन है, फिर उसने अगर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है। एक पर्सन है, वो डिप्रेशन में है, तो वो डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उसने आइदर और वाली और ऑल और नथिंग वाली सीन में आ चुका है। उसने ऐसी थॉट प्रोसेस अपनी बना ली है। या तो मान लो एक बच्चा है जिसको एक कॉलेज में जाना था, एक कोर्स करना था, वो नहीं कर पाया, तो उसने बोला या तो ये या तो कुछ नहीं है। पर जो वो अभी कर रहा है उसमें भी हो सकता है, अगर वो बेटर पर्सपेक्टिव से देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो बेटर, उसके लिए ये भी बहुत बेटर है, हो सकता है। पर नहीं, उसने आइदर और देखा, तो अब वो क्या है, डिप्रेशन में है। सीइंग सिचुएशन एज आइदर एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। बिल्कुल ही सिचुएशन को ऐसे देखना या तो पूरी सही या पूरी ख़राब है, क्योंकि उसके बीच में लाई करती है ना चीज़ें हमेशा। कंट्रीब्यूटिंग टू देयर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इससे भी उसका मानसिक तनाव बढ़ता है। तो अब हम तीसरे पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। एग्जाम्पल सबके लिखना ज़रूरी है 15 मार्क्स में। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे हम, साइकोडायनेमिक में आएंगे। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव रूटेड इन फ्रूडियन प्रिंसिपल एक्सप्लोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस। अब जो साइकोडायनेमिक आएगा तो फ्रूड की बात आएगी। तो इसमें फ्रूड ने बताया था कि कैसे हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी थॉट प्रोसेस और बिहेवियर इन सब में इन्फ्लुएंस करते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है ये कैसे हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, एंड अब इसमें 3 चीज़ें आई थी, अर्लियर एक्सपीरियंसेस एंड द इंटरप्ले ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो ऑन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, cultural influences and behavioral responses shape unconscious processes and contribute to the manifestation of symptoms। जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं, शेप करते हैं हमारी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को एंड कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं सिम्टम्स को। यानी कि मैनिफेस्ट करते हैं, है नहीं पर खुद से बना दिए गए। अनरिजॉल्व, अब इसमें एक और चीज़ आती है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स में हम क्या देखते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट सच एज अर्लियर चाइल्डहुड में कुछ ऐसा आपकी ख्वाहिश रही होगी जो पूरी नहीं हो पाई, सच एज अटैचमेंट इशू और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। या तो बचपन में आपके साथ कुछ बहुत बुरा घट गया होगा जो आपने किसी को बता नहीं पाया होगा, जिसकी वजह से आज तक आपका जो इमोशनल स्टेट है वो सही नहीं हो पा रहा है। या तो फिर आपको अटैचमेंट नहीं मिली होगी, जो एक बच्चा होता है उसको लव केयर अफेक्शन चाहिए होता है वो नहीं मिला होगा। तो इन सब चीज़ों से भी उसकी मानसिक जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है। साइकोडायनेमिक थेरेपी एम्स टू ब्रिंग दिस अनकॉन्शियस प्रोसेस टू लाइट। अब जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं इनको लाइट में यानी कि सामने लाने का काम क्या करती है साइकोडायनेमिक थेरेपी। क्या है, सीधी बात यह है कि कुछ हमारे ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो होता है। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कि या तो फिर वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस का एग्जांपल ले रहे हैं हम। सबसे पहले, एक पर्सन एक्सपीरियंसिंग इरेशनल फियर इन एडल्टहुड। अब एक बच्चा है वो अपनी एडल्टहुड में
फालतू का फियर क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। मे अनकवर्स थॉट साइकोडायनेमिक थेरेपी दैट दीज फियर आर लिंक टू द सपोज चाइल्डहुड ट्रॉमा। पर उसको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी ट्रॉमा हुआ था, यानी कि कुछ ट्रेजिक उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से आज तक डर लगता है। बचपन में अगर आपके एक वो वाटर वाली पोएम थी, बचपन में पोएट के ऊपर जब पानी चला जाता है, पानी की लहर आती है तो थोड़ा देर के लिए पानी में डूब सा जाता है, तो उसको मन में डर बैठ जाता है। तो इस प्रकार के कुछ डर भी होते हैं, ठीक है। अब कल्चरल एग्जांपल देखें हम। कल्चरल इन्फ्लुएंस में कल्चरल टैबू सराउंडिंग सर्टेन इमोशन में लीड टू द रिस्पॉन्स of those emotions influencing the manifestation of psychodynamic symptom। चलो ठीक है, हम सीधे हम कल्चरल पर्सपेक्टिव पे पहुंचते हैं। द कल्चरल पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर्स हाउ कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड वेलबींग। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है ये कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज और सोशल एक्सपेक्टेशन से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। द कल्चरल नॉर्म्स सेव इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ डिस्ट्रेस। जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं ना, हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स किसी भी कल्चर के, वो क्या चेंज कर देते हैं हमारे जो परसेप्शन है डिस्ट्रेस का, मानसिक जो रोग है, विकार है, इसका ही नज़रिया ही बदल देते हैं। इन्फ्लुएंस हाउ सिम्टम्स आर एक्सप्रेस्ड एंड इंटरप्रेटेड। और इससे क्या होता है कि ये सब जो कल्चरल नॉर्म्स हैं इनकी वजह से हमारे जो सिम्टम्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्टेन कल्चर में एक्सप्रेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस थ्रू सोमैटिक। कुछ ऐसे कल्चरल फॉर एग्जांपल कह रहे हैं यहाँ पे हम, सर्टेन कल्चर हैं, कुछ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, मानसिक जो तनाव है, लोग उसको सोमैटिक कंप्लेंट्स में बता रहे हैं रेदर देन वर्बलाइजिंग इमोशनल स्ट्रगल्स। मतलब कि लोग उनको कुछ मानसिक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो क्या कह रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। अब सोमैटिक कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मतलब सोमैटिक का मतलब विदाउट एनी रीज़न अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो इस टाइप की पेन को सोमैटिक कंप्लेंट कहेंगे हम, क्योंकि वो मेंटल है पर उसे लग रहा हो फिजिकल है, ठीक है। ये होता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल वैल्यूज़ एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इम्पैक्ट कोपिंग मैकेनिज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म को भी वो करती हैं, क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। कल्चरल वैल्यूज़ एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन impact over coping mechanism. The stigma attached to mental health issue in some culture may deter individual for seeking professional health. अब कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो कोपिंग मैकेनिज्म, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो वो नहीं, वो उसको भटका देते हैं मेन मुद्दे से, और जो उसको जो हेल्प चाहिए, जो कोपिंग चाहिए, उसको अपने कल्चरल बायसेस में ले जाते हैं या फिर कल्चरल पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर कुछ मानसिक स्थितियाँ हो रही हैं तो उसमें कहेंगे वो कि देवता आ गया इस पे, ऐसा वैसा वाले, पर नॉट एग्जैक्टली देवता, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का ही। लीडिंग टू अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी विद इन देयर कल्चरल कॉन्सेप्ट। जो उनके कल्चर में ऐसी कोपिंग मैकेनिज्म है इन प्रॉब्लम्स के, उसमें ले जाएंगे वो, बजाय कि ये तो बीमारी है इसका इलाज करने वाला, वो कहेंगे कुछ बीमार नहीं है, ये भूत लग गया, ये हो गया, ऐसे वाले सीन, ठीक है। तो हमने ये जाना कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं ये हमारे कोपिंग मैकेनिज्म को भी चेंज कर देता है। जैसे कि अगर हमारे को कुछ प्रॉब्लम है मेंटल, तो वो सोसाइटी का जो कल्चरल है पर्सपेक्टिव है उसकी वजह से हम ना कि हॉस्पिटल जाके उसको इलाज कराएं, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में आएंगे अब हम सीधे आगे, ठीक है। द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव delves into the interaction of leading behavior and environment influencing on mental health. The behavioral perspective delves into the intricacies of learned behavior and environmental influences on mental health. जो हमारे लर्न बिहेवियर हैं, कुछ हमने ऐसे बिहेवियर्स जो हमारी लर्निंग हो रखी है वो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती है, लर्न बिहेवियर, ठीक है। और एक्वायर्ड थॉट कंडीशनिंग,
लर्न बिहेवियर, एक्वायर्ड थॉट कंडीशनिंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। लर्न बिहेवियर, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमने लर्न किए हुए हैं कंडीशनिंग के थ्रू, और एक्वायर्ड थॉट, कुछ ऐसे थॉट्स हैं आसपास से, हमारे इन्वायरमेंट में से, जो हमारे माइंड में आ चुके हैं। थॉट कंडीशनिंग, ये सब क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी ख़राब मानसिक स्वास्थ्य के लिए, डिपेंड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल में डेवलप मैल एडेप्टिव बिहेवियर एज कोपिंग मैकेनिज्म। एग्जांपल के ले लें तो कोई आदमी हो सकता है जो कि क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है मैल एडेप्टिव बिहेवियर एज कोपिंग मैकेनिज्म। वो अपने मैल एडेप्टिव बिहेवियर को एज ए कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने केस लिया था वो सब्सटेंस अब्यूज़ का, ठीक है, वो भी इसमें आ सकता है। और अब हम नीचे जाते हुए पढ़ेंगे, समरी देखेंगे। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखा था कि हमने जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें देखा था हमने कि ब्रेन स्ट्रक्चर था, न्यूरोट्रांसमीटर थे, इम्बैलेंस था और जेनेटिक था। ये सारे जो कारण थे जिनकी वजह से हमारा मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा था, ये हमने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में पढ़े थे, ठीक है। और फैमिलियल पर्सपेक्टिव में पढ़े थे हमने ये फैमिली डायनेमिक्स और फैमिली सिस्टम, थेरेपी, पेरेंटिंग स्टाइल, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी फैमिलियल पर्सपेक्टिव में, कि कैसे जो ये सब चीज़ें हैं मैल एडेप्टिव बिहेवियर और ये सारी चीज़ें कैसे हमारी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा था कि जो एग्जामिनेशन ऑफ थॉट प्रोसेस है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इरेशनल बिलीव्स हैं, कैसे हमारे जो ये सोचने समझने के पैटर्न्स हैं ये हमारे बिहेवियर को, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसमें हमने बताया था सॉल्यूशन। और कॉग्निटिव, हाँ ये तो ठीक है। साइकोडायनेमिक में हमने पढ़ा था कि जो रूट इन फ्रीडल प्रिंसिपल, फ्रीड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो हमारे अनकॉन्शियस में कुछ ऐसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं जो कि बाद में मैनिफेस्ट करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में। अनकॉन्शियस प्रोसेस, अर्लियर एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसे बचपन की छूटी हुई चीज़ें, जैसे कि लव, केयर, अफेक्शन ना मिला हो या फिर कुछ मांगें छूट गई हो, उनके कारण जो मेंटल डिस्ट्रेस होते हैं, ठीक है। और कल्चरल पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा था एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कैसे हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हमारे नज़रिए को ही बदल देती हैं, हमारे जो परसीव किस तरीके से हम उस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को देखते हैं वही चेंज कर देती हैं। और तो कोपिंग मैकेनिज्म एंड हेल्पिंग, और जो हमारा हेल्प सीकिंग का बिहेवियर है वो भी किस तरीके से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। हमने उसमें देखा था कि अगर किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम होती है तो वो बजाय उसको हॉस्पिटल ले जाने के उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कुछ उसका कोपिंग करने लग जाएंगे, जैसे कि झाड़ फूक वगैरह एक होता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो कि फाइनल हमारा फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये बिहेवियर्स कैसे हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को लीड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लर्न बिहेवियर, कंडीशनिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये 3 चीज़ें थी जिसके कारण हमारी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इम्पैक्ट ऑफ, हाँ ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट और इसके सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और ये था वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो फिर कुछ देर में बनाते हैं थर्ड, तो बाय।